पीली धूप से चमकती हुई ऊंची भीत जिसके नीले फ्रेम में कांच वाले रोशनदान दूर सड़क से दिखते हैं। मैं सड़क पार कर लेता हूँ। जंगली, बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर सा जाता हूँ कि जो फूल भीत के पास वाले अहाते की आत्मकद दीवार के ऊपर फैले सड़क के बाजू पर बाहें बिछाकर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों उसी अहाते के पास बिजली का ऊंचा खंभा, जो 5-6 दिशाओं में जाने वाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है, मुझे दिखता है और एकाएक ख्याल आता है कि दुमंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊंची निशानी उसी से टिकी हुई है। शायद ऐसे मकानों की लंबकड़न भीतों की रचना अभी पुराने ढंग से होती है। सहज जिज्ञासावश देखें कहाँ क्या होता है, दृश्य कौन से दिखाई देते हैं। मैं उस निशानी पर चढ़ जाता हूँ और सामने वाली पीली ऊंची भीत के नीली फ्रेम वाले रोशनदान में से मेरी निगाहें पार निकल जाती हैं और मैं स्तब्ध हो उठता हूँ। छत से टंगे ढिलाई से गोल गोल घूमते पंख के नीचे दो पीली स्फटिक सी तेज आंखें और लंबी शिलवटों भरा तंग मोतिया चेहरा है, जो ठीक उन्हीं ऊंचे रोशनदानों में से भीतर से बाहर पार जाने के लिए ही मानो अपनी दृष्टि केंद्रित कर रहा है। आंखों से आंखें लड़ पड़ती हैं, ध्यान से एक दूसरे की ओर देखती हैं। स्तब्ध, एकाग्र, आश्चर्य, सांस के साथ शब्द निकले। ऐसी ही कोई आवाज उसने भी की होगी। चेहरा बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, भला आदमी मालूम होता है। पैंट पर शर्ट ढीली पड़ गई है, लेकिन ये क्या। मैं नीचे उतर पड़ता हूँ, चुपचाप रास्ता चलने लगता हूँ। कम से कम 2 फरलांग दूरी पर एक आदमी मिलता है, सिर्फ एक आदमी। इतनी बड़ी सड़क होने पर भी लोग नहीं, क्यों नहीं? पूछने पर वह शख्स कहता है, शहर तो इस पार है, उस ओर है, वहीं कहीं इस सड़क पर बिल्डिंग का पिछवाड़ा पड़ता है। देखते नहीं हो? मैंने उसका चेहरा देखा ध्यान से। बाईं और दाहिनी भौहें नाक के शुरू पर मिल गई थी। खुरदरा चेहरा, पंजाबी कहला सकता था। पूरा जिस्म लचकदार था। वह निस्संदेह जनाना आदमी होने की संभावना रखता है। नारी तुल्य पुरुष, जिनका विकास किशोर काव्य में विशेषज्ञों का विषय है। इतने में मैंने उससे स्वाभाविक रूप से अति सहज बनकर पूछा, ये पीली बिल्डिंग कौन सी है? उसने मुझे पर अविश्वास करते हुए कहा, जानते नहीं हो, यह पागल खाना है, प्रसिद्ध पागल खाना। अच्छा, का एक लहरदार डैश लगाकर मैं चुप हो गया और नीचे निगाह किए चलने लगा। और फिर हम दोनों के बीच दूरियां चौड़ी होकर गोल होने लगी। हमारे साथ हमारे सिपर भी चलने लगे। अपने अपने शून्यों की खिड़कियां खोलकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि आपस में बात कर सकते हैं या नहीं। कि इतने में उसने मुझसे पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैंने झेप कर कहा, मैं उठाईगिरी समझी क्यों? जो है सो बताए। पता नहीं क्यों, मैं बहुत ही ईमानदारी की जिंदगी जीता हूँ। झूठ नहीं बोला करता, पर स्त्री को नहीं देखता, रिश्वत नहीं लेता, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, दगा या फरेब नहीं करता। अलबत्ता कर्ज मुझ पर जरूर है जो मैं चुका नहीं पाता। फिर भी कमाई की रकम कर्ज में जाती है। इस पर भी मैं ये सोचता हूँ कि बुनियादी तौर से बेईमान हूँ। इसलिए मैंने अपने को पुलिस की जबान में उठाए गिरा कहा, मैं लेखक हूँ, अब बताए आप क्या हैं? वह सिर्फ हंस दिया, कहा कुछ नहीं। जरा देर से उसका मुंह खुला। उसने कहा, मैं भी आप ही हूँ। एकदम दबकर मैंने उससे शेक हैंड किया। दिल में भीतर से किसी ने कचोट लिया। हाल ही में निशानी पर चढ़कर मैंने उस रोशनदान में से एक आदमी की सूरत देखी थी। वह चोरी नहीं तो क्या था। संदिग्धावस्था में उस साले ने मुझे देख लिया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी इस धंधे में दिलचस्पी है। हम लेखकों का पेशा इससे कुछ मिलता जुलता है। इतने में भीमाकार पत्थरों की विक्टोरियन बिल्डिंग के दृश्य दूर से झलक रहे थे। हम खड़े हो गए हैं। एक बड़े से पेड़ के नीचे पान की दुकान थी। वहाँ एक सिलेटी रंग की औरत मिस्सी और काजल लगाए हुए बैठी हुई थी। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, तो यहाँ भी पान की दुकान है? उसने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ यहाँ भी। और मैं उन अद्विलायती नंगी औरतों की तस्वीरें देखने लगा जो उस दुकान की शौकत को बढ़ा रही थी। दुकान में आईना लगा था। लहर थी धुंधली, पीछे के मसाले के दोष से। जो ही उसमें मैं अपना मुंह देखता, बिगड़ा नजर आता। कभी मोटा, लंबा तो कभी चौड़ा, कभी नाक एकदम छोटी तो एकदम लंबी और मोटी। मन में बड़ी वितृष्णा भर उठी। रास्ता लंबा था, सूनी दोपहर।
कपड़े पसीने से भीतर चिपचिया रहे थे। ऐसे मौके पर दो बातें करने वाला आदमी मिल जाना समय और रास्ता कटने का साधन होता है। उससे वह औरत कुछ मजाक करती रही। इतने में 4-5 आदमी और आ गए। वे सब घेरे खड़े रहे। चुपचाप कुछ बातें हुई। मैंने गौर नहीं किया। मैं इन सब बातों से दूर रहता हूँ। जो सुनाई दिया उससे ये जाहिर हुआ कि वे या तो निचले तबके में पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं या ऐसे ही कुछ। हम दोनों ने अपने अपने और एक दूसरे के चेहरे देखे। दोनों खराब नजर आए। दोनों रूप बदलने लगे। दोनों हंस पड़े और यही मजाक चलता रहा। पान खाकर हम लोग आगे बढ़े। पता नहीं क्यों मुझे अपने अनजबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई दिया। जो आदमी आत्मा की आवाज दाब देता है, विवेक चेतना को घोटाले में डाल देता है, उसे क्या कहा जाए। वैसे वह शख्स भला मालूम होता था। फिर क्या कारण है कि उसने ये पेशा इख्तियार किया। साहसी, हाँ, कुछ साहसिक लोग पत्रकार या गुप्तचर या ऐसे ही कुछ हो जाते हैं, अपनी आंखों में महत्वपूर्ण बनने के लिए, अस्तित्व की तीखी संवेदनाएं अनुभव करने और करते रहने के लिए। लेकिन प्रश्न यह है कि वे वैसा क्यों करते हैं। किसी भीतरी न्यूनता के भाव पर विजय प्राप्त करने का यह एक तरीका भी हो सकता है। फिर भी उसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। यही पेशा क्यों? इसलिए उसमें पेट और प्रवृत्ति का समन्वय है। जो हो, इस शख्स का जनानापन खास मानी रखता है। हमने वह रास्ता पार कर लिया और अब हम फिर से फैशनेबल रास्ते पर आ गए, जिसके दोनों ओर यूकलिप्टस के पेड़ कतार बांधे खड़े थे। मैंने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने कहा, पागल खाने की ओर। मैं जाने क्यों सन्नाटे में आ गया। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, तुम ये धंधा कब से कर रहे हो? उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो यह सवाल उससे नागवार गुजरा हो। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप चलता रहा। लगभग 5 मिनट बाद जब हम उस भैरों के गेरुए सुनहले पन्नी जड़े पत्थर तक पहुंच गए, जो इस अत्याधिक युग में एक तार के खंभे के पास श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया था, उसने कहा, मेरा किस्सा मुख्तसर है। लाज शर्म दिखावे की चीजें हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए कह रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़े करोड़पति सेठ का लड़का हूँ। उनके घर में जो काम करने वालियाँ हुआ करती थी, उनमें से एक मेरी माँ है, जो अभी भी वही है। मैं घर से दूर पाला पोसा गया, मेरे पिता के खर्चे से। माँ पिलाने आती, उसी के कहने से मैंने बमुश्किल तमाम मैट्रिक किया। फिर किसी सिफारिश से CID की ट्रेनिंग में चला गया। तब से यही काम कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि वहाँ का खर्च भी वही सेठ देता है। उसका हाथ मुझ पर अभी तक है। तुम उठाए गिरे हो, इसलिए कहा। अरे, वैसे तो तुम लेखक भी हो। बहुत से लेखक और पत्रकार इन्फॉर्मर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, एक साथ ही मिल गया। उस आदमी में मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। डर भी लगा, घृणा भी हुई। इस आदमी से पाला पड़ा। फिर भी उस अहाते पर चढ़कर मैं झांक चुका था, इसलिए एक अनदिखती जंजीर से बंध तो गया ही था। उस जनाने ने कहना जारी रखा, उस पागल खाने में कई ऐसे लोग डाल दिए गए हैं जो सचमुच आज की निगाह से बड़े पागल हैं, लेकिन उन्हें पागल कहने की इच्छा रखने के लिए आज की निगाह होना जरूरी है। मैंने उकसाते हुए कहा, आज की निगाह से क्या मतलब? उसने भौहें समेट ली। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने कहना शुरू किया, जो आदमी आत्मा की आवाज कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उसने छुट्टी पा लेता है, वह लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज को लगातार सुनता है और कहता कुछ नहीं, वह भोला भाला सीधा सादा बेवकूफ है। जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वह समाज विरोधी तत्वों में यूं ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो आदि आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वह निहायत पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैंटेसी में रह रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा कोई गुप्तचर नहीं है, या तो ये खुद पागल है या कोई पहुंचा हुआ आदमी है। लेकिन वह पागल भी नहीं है, न वह पहुंचा हुआ है। वह तो सिर्फ जनाना आदमी है, या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग करूं तो ये कहना होगा कि वह है तो जवान पट्टा, लेकिन उसमें जो लचक है वह औरत के चलने की याद दिलाती है। मैंने उससे पूछा, तुमने कहीं ट्रेनिंग पाई है? सिर्फ तजुर्बे से सीखा है, मुझे इनाम भी मिला है। मैंने कहा, अच्छा,